बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 7 और हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक प्रोटिस्ट इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ फंजाई या फंगल स्पीशीज़ के साथ हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये रिलेट नहीं करते, एग्जैक्टली सिमिलैरिटीज़ नहीं रखते। थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं जिस बेस पे इनको किंगडम फंजाई भी नहीं रखा गया बल्कि इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। तो हम देखेंगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट। सबसे पहले कि इनको फंगस लाइक क्यों कहा जाता है, यानी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इन प्रोटिस्ट की किंगडम फंजाई के मेंबर्स के साथ, जिस वजह से इस ग्रुप को ही ये नाम दिया गया कि दे आर फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अगर हम रिजेम्बलेंस या सिमिलैरिटीज़ की बात करें, बोथ आर नॉट फोटोसिंथेटिक, दोनों फोटोसिंथेटिक नहीं है, यानी क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। जबकि दूसरी रिजेम्बलेंस या सिमिलैरिटी, बोथ कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दोनों में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हाइफी का नाम दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में हाइफी मौजूद होते हैं जो इनकी बॉडी की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इन दो सिमिलैरिटीज़ की बेस पे, यानी एक तो हेट्रोट्रॉफ और दूसरा इनमें हाइफी की मौजूदगी, इन दो सिमिलैरिटीज़ की बेस पे इन प्रोटिस्ट को हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट का नाम देते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, और इन्हीं डिफरेंसेस की बेस पे ही इन फंगस लाइक प्रोटिस्ट को किंगडम फंजाई में नहीं रखा गया बल्कि इनको इस किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। डिफरेंसेस में अगर हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात करें, मैनी ऑफ दीज हैव सेंट्रियोल्स, इनमें सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल्स के बारे में हम चैप्टर 4 के अंदर पढ़ चुके हैं कि सेल डिवीजन के अंदर, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फर्रो की फार्मेशन के अंदर, स्पिंडल फार्मेशन के अंदर, स्पिंडल फाइबर्स की फार्मेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सेल को डिवाइड होने में और उसके इनर मटेरियल को सेपरेट होने में ये हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, जबकि अगर फंजाई की बात करें इनमें ये एब्सेंट होंगे। दूसरा जो डिफरेंस इन दोनों में, दैट इज सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर बुनियादी तौर पे सेलुलोज मौजूद है जो सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है इन फंगस लाइक प्रोटिस्ट के अंदर। इट मीन सेल वॉल मौजूद है लेकिन सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है फंगस लाइक प्रोटिस्ट में, जबकि यही सेल वॉल फंजाई के अंदर काइटन की बनी हुई होती है, और काइटन जो है वो मेजर कंपोनेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है फंजाई के अंदर सेल वॉल जो मौजूद होगी उसमें। तो इस तरह इन दो डिफरेंसेस की बेस पे हम इनको एग्जैक्टली किंगडम फंजाई में नहीं रख सकते, इनको इस किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। नेक्स्ट मेजर ग्रुप्स, देयर आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ दिस फंगस लाइक प्रोटिस्ट ग्रुप, यानी फंगस लाइक प्रोटिस्ट को दो बड़े हिस्सों में, दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज स्लाइम मोल्ड, जिसको साइंटिफिकली मिक्सोमाइकोटा भी कहा जाता है, जबकि दूसरा ग्रुप वाटर मोल्ड, जिसको ओओमाइकोटा या ओओमाइकोट्स भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड की या मिक्सोमाइकोटा की। स्लाइम मोल्ड और या फिर मिक्सोमाइकोटा, इनको ये नाम क्यों दिया गया? अगर हम देखें तो माइकोटा का नाम जो है वो माइकोलॉजी से आया है, जिसका मतलब होता है फंजाई या फंजाई लाइक, जबकि मिक्सो का मतलब यहाँ पे स्लाइमी है, स्लिपरी है, फिसलने वाला। और यही जनरल नेम यहाँ पे भी है कि मोल्ड ऐसी फंजाई, मोल्ड वैसे तो फफूंदी को कहते हैं लेकिन मोल्ड का वर्ड यहाँ पे फंजाई या फंजाई की तरह दिखने वाले जानदारों के लिए यूज होता है। फंजाई से मिलते जुलते जानदार या फंजाई के जो जानदार हैं उनके लिए मोल्ड इस्तेमाल होता है। और स्लाइम मोल्ड यानी ऐसी मोल्ड, ऐसा जानदार जो मोल्ड पर मुश्तमिल हो, जो फफूंदी या फंजाई पर मुश्तमिल हो, फंजाई जैसा हो, और साथ ही साथ क्या हो, स्लाइमी हो, स्लिपरी हो, ये स्लाइम मोल्ड कहलाता है। इनके मेंबर्स की खासियत है कि वो स्लाइमी होते हैं, वो स्लिपरी होते हैं, वो उनकी जो नेचर है, उनकी जो अपीयरेंस है वो स्लिपरी होगी, फिसलने वाली होगी। इस वजह से हम इनको ये नाम देते हैं, दे आर नोन एज स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड में पहला पॉइंट है हमारा प्लाज्मोडियम के नाम से। प्लाज्मोडियम को समझने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि स्लाइम मोल्ड जो है इसकी दो स्टेजेस होती हैं। अपनी पूरी जिंदगी में लाइफ साइकिल के दौरान ये दो स्टेजेस से गुजरता है। नंबर 1 फीडिंग स्टेज, नंबर 2 नॉन फीडिंग स्टेज। फीडिंग स्टेज में ये खाता पीता है, अपनी खुराक का बंदोबस्त करता है और उस खुराक को अपने जिस्म का हिस्सा बनाता है, नॉर्मली ग्रो करता है, फलता फूलता है, क्योंकि खुराक का बंदोबस्त किया जा रहा है, खाया पिया जा रहा है, इस वजह से इसको फीडिंग स्टेज बोलते हैं। और फीडिंग स्टेज पर जो स्लाइम मोल्ड होता है उसको प्लाज्मोडियम का नाम दिया जाता है, जबकि जो दूसरी स्टेज है उसको नॉन फीडिंग स्टेज कहा जाता है। और इस फीडिंग स्टेज में ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हुए अनफेवरेबल कंडीशंस को ना सिर्फ पास आउट करते हैं बल्कि नेक्स्ट अपने जैसे स्लाइम मोल्ड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो फीडिंग स्टेज है
उस फीडिंग स्टेज को, स्लाइम मोल्ड की फीडिंग स्टेज को प्लाज्मोडियम कहा जाता है। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक मैस की फॉर्म में ये स्लाइम मोल्ड होता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं। फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज अ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का वर्ड एक्चुअली प्लाज्मा से आया, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है ये स्लाइम मोल्ड इस फीडिंग स्टेज पर ज़्यादातर साइटोप्लाज्म का कम्बिनेशन होती है, इस वजह से ये प्लाज्मो साइटोप्लाज्म के लिए यहाँ पे कि इनकी बॉडी ज़्यादातर साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होती है इसलिए। तो फीडिंग स्टेज जो स्लाइम मोल्ड की है उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं, कई बार रिपीट हो चुका है कि फीडिंग स्टेज ऑफ फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज नोन एज। तो ऑप्शन में प्लाज्मोडियम सेलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम क्या है? ए मैस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का एक मैस है, यानी ढेर सारा साइटोप्लाज्म का इकट्ठ है। दैट कैन ग्रो टू 30 सेंटीमीटर, जो कि 30 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकता है। और 30 सेंटीमीटर कितना है? अप टू 1 फुट, यानी 1 फुट तक या 30 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकते हैं डायमीटर में, चौड़ाई में हम कह सकते हैं, मोटाई में कह सकते हैं कि ये 1 फीट तक डायमीटर में ग्रो कर सकता है साइटोप्लाज्मिक मैस, जिसको हम प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं, जो कि एक्चुअली स्लाइम मोल्ड की फीडिंग स्टेज है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम इज स्लाइमी इन अपीयरेंस में ये स्लाइमी है और इसी वजह से ही इनको स्लाइम मोल्ड का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन या फूड। इट्स स्ट्रीम्स ओवर। स्ट्रीम ओवर का मतलब होता है फैलना, वैसे तो स्ट्रीम का मतलब बहना होता है, लेकिन ये सरफेस के ऊपर बढ़ रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे होते हैं। ये सरफेस के ऊपर फैल रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द स्प्रेड कर रहे होते हैं। उस स्प्रेडिंग के लिए ही ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, उस फैलाव के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है स्ट्रीम ओवर। किस चीज़ के ऊपर ये फैलते हैं, स्ट्रीम करते हैं? डैम्प यानी नमी वाली जगहों पे, और साथ ही साथ डिकेइंग लॉग्स। डिकेइंग लॉग से मुराद ये वो वुड लॉग्स कह सकते हैं, लॉग कहते हैं किसी भी तने को, और वो तना जो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से गुजर रहा होता है उसको हम डिकेइंग लॉग कह रहे होते हैं। तो ये क्या है? डैम्प प्लेसेस पर स्प्रेड होते हैं, स्ट्रीम ओवर होते हैं, साथ ही साथ क्या है? डिकेइंग लॉग्स पर, यानी कि जो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से गुजरते हुआ जो तना है, जो स्टेम है उसके ऊपर, और साथ ही साथ लीफ लिटर। यानी लीफ लिटर से मुराद क्या है? जो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से गुजरने वाले पत्ते हैं उनको हम लीफ लिटर का नाम देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पे फैलेगी? नमी वाली जगह पे, डिकेइंग लॉग्स पर, और साथ ही साथ गले सड़े पत्तों के ऊपर। इट ऑफन फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। अक्सर ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क बनाती है, या चैनल्स का एक नेटवर्क बनाती है। उस जगह जहाँ पे इसने फैलना है, जहाँ पे इसको ऑर्गेनिक मटेरियल मिला है, जहाँ पे इसको खुराक मिली है, जहाँ नमी मिली है, मुयसर है, वहाँ पे क्या है? चैनल्स की फॉर्म में, थ्रेड्स की फॉर्म में एक नेटवर्क बनाते हुए अपने आप को फैलाएगी। दैट कवर अ लार्ज सरफेस एरिया। और ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करता है, सराउंड करता है। एज इट क्रीप। क्रीप का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, वैसे तो क्रीप का मतलब होता है रेंगना, लेकिन यहाँ पे हम इसको इस सेंटेंस में सही तरह समझने के लिए कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना। एज इट क्रीप, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता, अलॉन्ग इट इंजेस्ट बैक्टीरिया। जहाँ ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही होती है, सरफेस के ऊपर आगे बढ़ रही होती है, वहाँ सरफेस पर मौजूद बैक्टीरिया को ये इंजेस्ट करेगी। यीस्ट, जिसका ताल्लुक किंगडम फंजाई से है, फंजाई से ताल्लुक रखने वाला ऑर्गेनिज्म अगर वो मिलेंगे तो उनको भी इंजेस्ट करेगी। सपोर्स, ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, रेजिस्टेंट है, फंजाई और बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं अपनी अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान, रिप्रोडक्शन के दौरान, इनको भी इंजेस्ट करेंगी। और साथ ही साथ क्या है? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी क्या है कि ये सरफेस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता क्रीप करेंगी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगी, अपने आप को फैलाएंगी। इस फैलाव के दौरान जो भी बैक्टीरिया इनकी जद में आएगा, इनके कांटेक्ट में आएगा, जो यीस्ट आएगा, स्पोर्स आएंगे, या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल इनकी जद में आएगा, उनको क्या करेंगे? ये इंजेस्ट करते हुए अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे। तो इस तरह ये अपनी फीडिंग या अपनी जो खुराक है, अपनी जो न्यूट्रिशन है, उसका बंदोबस्त करते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन को समझने के लिए आपको प्लाज्मोडियम का पता होना चाहिए। हमने यहाँ पे मैस ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कि प्लाज्मोडियम ड्रॉ किए। प्लाज्मोडियम में ढेर सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं। प्लाज्मोडियम को हम फीडिंग स्टेज का नाम देते हैं, यानी जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, हालात सही होते हैं, तो क्या है? जो स्लाइम मोल्ड हमें जिस फॉर्म में मिलता है ग्रो करता हुआ, वो उस फॉर्म को हम प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं। और ये मैस ऑफ साइटोप्लाज्म, ये इर्रेगुलर मैस, इसको हम प्लाज्मोडियम कह रहे हैं। प्लाज्मोडियम ग्रो करता रहेगा फेवरेबल कंडीशंस जब तक मुयसर होंगी। जैसे ही कंडीशंस अनफेवरेबल आती हैं तो क्या होगा? ये जो स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियम की फॉर्म में है, इसके ऊपर स्टाक स्ट्रक्चर बनते हैं। स्टाक रखने वाले स्ट्रक्चर्स को, स्टाक की प्रेजेंस की वजह से इनको हम स्टाक स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं।
इनके पास एक स्टाक होती है, इस स्टाक के ऊपर स्पेसिफिक एक सेल का एक गुच्छा होता है। ये सैक ऑफ सेल या यूं कह लें कि सैक लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरेंजिया कहते हैं। इस स्टाक को हम स्पोरेंजियोफोर का नाम देते हैं। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये स्टाक स्ट्रक्चर बनेगा, इसकी स्टाक होगी, इसके ऊपर सैक होगा। स्टाक को हम नाम देते हैं स्पोरेंजियोफोर, जबकि ऊपर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको स्पोरेंजिया का नाम दिया जाता है। तो स्लाइम मोल्ड यानी प्लाज्मोडियम की जो फॉर्म थी वो क्या होगी, उस प्लाज्मोडियम पर अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोरेंजिया बनेंगे, स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स जो है वो फेवरेबल कंडीशंस आने पर स्वार्म सेल्स के अंदर, या यूं कह लें कि सेल्स, स्वार्म का मतलब होता है झुंड, और स्वार्म सेल्स यानी सेल्स का झुंड, ढेर सारे सेल्स की फॉर्म में ये चेंज हो जाएंगे स्पोर्स। इन्हीं स्वार्म सेल्स को अमीबॉइड सेल्स या बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स भी बोला जाता है। अमीबॉइड सेल इसलिए क्योंकि इनकी शक्ल कोई स्पेसिफिक नहीं होती, बेहंगम शक्ल वाले होते हैं अमीबॉइड, जबकि दो फ्लैजेला होते हैं, इसलिए बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। तो सपोज स्वार्म सेल्स या बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स भी चेंज होंगे और ये आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट दोबारा से प्लाज्मोडियम या फिर ग्रो करके स्लाइम मोल्ड की फॉर्मेशन करेगा। इस तरह स्लाइम मोल्ड नॉर्मली अपने आप को ग्रो करेगी। जब कभी अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो फिर से दोबारा ये साइक्लिक एक्टिविटी कंटिन्यू करेंगे। इस तरह नॉर्मल हालात में क्या होगा, स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियम की फॉर्म में, और जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी प्लाज्मोडियम स्पोरेंजिया बनाएगा, स्पोरेंजिया स्पोर्स बनाएंगे, स्पोर्स जो है वो आगे ग्रो करके स्वार्म सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। स्वार्म सेल्स या वो फ्यूज होके इनके जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होंगे, हेप्लॉइड से डिप्लॉइड न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट बनेगा और जाइगोट ग्रो करके दोबारा से प्लाज्मोडियम या स्लाइम मोल्ड की फॉर्मेशन करेगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस स्लाइम मोल्ड फॉर्म रेजिस्टेंट हेप्लॉइड स्पोर्स। स्लाइम मोल्ड क्या करेगा, रेजिस्टेंट या हालात को बर्दाश्त करने वाले स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा बाय मियोसिस, मियोसिस के जरिए, यानी स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है वो मियोसिस के जरिए होगी। और जब भी मियोसिस होता है डेफिनेटली 1n सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, हेप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, और किस में होती है, विद इन स्टाक्ड स्ट्रक्चर, स्टाक रखने वाले स्ट्रक्चर के अंदर होती है, जिसको स्पोरेंजिया का नाम दिया जाता है। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में हेप्लॉइड रेजिस्टेंट स्पोर्स मियोसिस के नतीजे में स्टार्क स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इस स्टार्क स्ट्रक्चर को स्पोरेंजिया का नाम दिया जाता है। और स्पोर्स जो है वो फर्दर क्या करेंगे, व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल, जब कंडीशंस जो है वो दोबारा से सही होती हैं, स्पोर्स जर्मिनेट इनटू, स्पोर्स अब क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे किसके अंदर, इनटू बाइफ्लैजिलेटेड और अमीबॉइड रिप्रोडक्टिव या फिर स्पर्म सेल्स। यानी सपोज की फॉर्मेशन स्पोरेंजिया के अंदर हो गई। जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो क्या होगा, जो स्पोर है वो जर्मिनेट करके बाइफ्लैजिलेटेड यानी दो फ्लैजेला रखने वाले, या फिर अमीबॉइड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी बेढंगे या बेहंगम शक्ल रखने वाले सेल, या फिर स्वार्म सेल यानी सेल्स का जो गुच्छा है उसकी फॉर्मेशन होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्पोर जो है वो दो फ्लैजेला वाले सेल में या तो तब्दील हो जाएंगे। इसी दो फ्लैजेला वाले सेल को अमीबॉइड सेल भी बोलते हैं, इन्हीं को स्वार्म सेल्स का नाम दिया जाता है। तो स्पोर जो है वो बाइफ्लैजिलेटेड सेल में चेंज हो जाते हैं, और ये बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स जो है वो यूनाइट होंगे, यूनाइट होकर क्या करेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। स्लाइम मोल्ड से स्पोरेंजिया बना, स्पोरेंजिया मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स बनाएगी, स्पोर्स जो है वो ग्रो करके स्वार्म सेल्स या बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स बनाएंगे, बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे, और जाइगोट जो है वो प्लाज्मोडियम में चेंज हो जाएगा। सो जाइगोट प्रोड्यूसेस मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम, यानी क्या है, ढेर सारे न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन इस जाइगोट से फर्दर होगी। ईच न्यूक्लियस बीइंग डिप्लॉयड, जिसमें यानी इस प्लाज्मोडियम की बात की जा रही है कि उसमें हर एक न्यूक्लियस जो है वो कैसा होगा, वो डिप्लॉयड होगा, वो 2n होगा। क्यों, क्योंकि हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, हेप्लॉइड स्पोर, हेप्लॉइड अमीबॉइड सेल्स जो आपस में फ्यूज हुए थे, उनके हेप्लॉइड न्यूक्लियाई उस दौरान फ्यूज हुए तो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हुई और डिप्लॉइड प्लाज्मोडियम की भी फॉर्मेशन हुई थी। एग्जाम्पल के तौर पे फाइसेरियम पोलिसिफेलम, ये ऑर्गेनिज्म है, साइंटिफिक नेम है इस ऑर्गेनिज्म का फाइसेरियम पोलिसिफेलम, जो कि इस स्लाइम मोल्ड में मेंशन किया गया है। ये मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज होता है, और मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे हम यूज करते हैं इसको स्टडी के अंदर। कहाँ पे जी, फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी बायोलॉजी के अंदर होने वाले मुख्तलिफ प्रोसेस या अवामिल। कौन कौन से प्रोसेस हैं, जैसे ग्रोथ है, साइज में इजाफा, डिफ्रेंसिएशन है, सेल का जनरल से स्पेशलाइज के अंदर चेंज होना,
स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स या टिश्यूज की फॉर्मेशन होना डिफरेंशिएशन कहलाता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, साइटोप्लाज्म की हरकत है, और इसी तरह साइटोस्केलेटन और उसके फंक्शंस वगैरह। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिनको समझने के लिए हम फाइसेरम पॉलीसेफेलम जैसे ऑर्गेनिज्म को मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज़ करते हैं और इसको रिसर्च पर्पसेस में एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाटर मोल्ड। इनको ओमाइकॉट्स भी कहा जाता है, जबकि वाटर मोल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाटर लविंग है। और वाटर लविंग किस लिहाज से? पानी की मौजूदगी में बहुत तेज़ी से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बहुत तेज़ी के साथ ये ग्रो करते हैं। इस वजह से हम इस मोल्ड को वाटर मोल्ड का नाम देते हैं। इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे। इनका फंजाई के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है, दे हैव क्लोज रिलेशन विद फंजाई। और इनके बारे में कहा जाता है कि मोर एंशियंट ग्रुप, सभी फंजाई या फंजाई की तरह दिखने वाले जो प्रोटिस्ट हैं उनमें से इनके बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट एंशियंट हैं, बहुत वक्त पहले ये इवॉल्व हुए होंगे, इनकी फॉर्मेशन हुई होगी इनकी बनावट की बुनियाद पे। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जबकि हाइफी इनके अंदर मौजूद होते हैं और वो कैसे हैं? दे आर एसेप्टेड, यानी किसी किस्म की कोई क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होती। इट इंक्लूड्स मैनी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेनिक का मतलब होता है बीमारी फैलाने वाले, कोई ना कोई खराबी पैदा करने वाले। और इस ग्रुप के अंदर वाटर मोल्ड के अंदर बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स शुमार की जाते हैं आते हैं। उनमें से एक फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की आगे एक्सप्लेनेशन है। ये बहुत अहम इनफेमस ऑर्गेनिज्म है, इनफेमस वाटर मोल्ड है। इनफेमस का मतलब होता है बदनाम, और ये कैसे वाटर मोल्ड से बिलोंग करने वाला बदनाम ऑर्गेनिज्म है? ये 19वीं सदी में आयरिश पोटैटो फेमाइन की वजह बना। आयरिश यानी आयरलैंड के अंदर आने वाला आलू का कहत, उस आलू के कहत की ये वजह बना था, इसलिए हम इसको बदनाम ज़माना वाटर मोल्ड का नाम देते हैं। हुआ क्या? 19वीं सेंचुरी में यूँ कह लें कि कंसेक्टिव कूल रेनी समर्स की वजह से, यानी लगातार कई सीज़न ऐसे आए जिनमें क्या है, ठंड भी थी, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नमी भी थी। तो नमी और ठंड की वजह से जो आलू के खेत थे उन आलू के खेतों में वाटर मोल्ड बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी। इनकी तादाद में अनकंट्रोल्ड इंक्रीज़ हुई, बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। और इस इजाफे की वजह से क्या है, इस वाटर मोल्ड ने, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस ने 1840 में 1840 में खेत में पड़े हुए आलू जो अभी तैयार हो रहे थे, जो अभी तैयार होकर खेत से नहीं निकाले गए थे, खाने के लिए नहीं पहुंचे थे, अवेलेबल नहीं हुए थे, ये खेत में पड़े हुए आलू के ऊपर ही इसने अटैक किया वाटर मोल्ड ने, यानी फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस ने। और आलू क्या है, पड़े पड़े खेत के अंदर ही गल गए ज़ेर ज़मीन। इस मोल्ड के अटैक की वजह से वो रॉट हो गए, गल गए। क्योंकि आयरिश पोटैटो जो था, आयरलैंड के अंदर पोटैटो की एक ख़ास अहमियत थी, कसरत से इस्तेमाल होता था खुराक के तौर पे। मेन खुराक के तौर पे इस्तेमाल होने वाला जो है वो यूँ कह लें कि खुराक के तौर पे कंपोनेंट था। तो इसलिए क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा पैमाने पर ख़राब हुए आलू तो नतीजा ये निकला कि खुराक के तौर पे ये अवेलेबल नहीं था। खुराक के तौर पे अवेलेबल नहीं था तो क्या हुआ कि कहत पड़ा, स्टारवेशन हुई, और इस कहत स्टारवेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जहाँ डेथ हुई वहीं कई लोग ऐसे भी थे जो मुल्क यानी आयरलैंड छोड़कर दूसरे ममालिक में माइग्रेट कर गए, शिफ्ट हो गए। इनफेमस ह्यूमन हिस्ट्री यानी बदनाम है इंसानी तारीख में। काजेज आयरिश पोटैटो फेमाइन, आयरलैंड में आलू के कहत की वजह बना। इसने आलू के कहत में अहम किरदार अदा किया, या आलू का कहत इसकी वजह से है। बाय काजिंग अ डिजीज नोन एज लेट ब्लाइट पोटैटो। ब्लाइट का मतलब होता है कीड़ा लग जाना, ख़राब हो जाना, और लेट देर तक, यानी काफ़ी देर इसकी अटैक की वजह से आलू जो है उसको कीड़ा लग गया, आलू ख़राब हो गया। इस वजह से इस आलू की बीमारी को लेट ब्लाइट पोटैटो का नाम दिया। और ये लेट ब्लाइट पोटैटो जो थी, इसकी वजह से पोटैटो खेतों में ही, फील्ड में ही बड़े ख़राब हुए। तो क्या हुआ, आलू जो है वो अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से कंडीशन या कहत तारी हुआ, इसको आयरिश पोटैटो फेमाइन कहा गया। सेवरल रेनी कूल समर्स, कई सीज़न जो थे जिनमें बारिश हो रही थी समर्स के अंदर, गर्मियों के अंदर, साथ ही साथ एनवायरनमेंट जो था वो कूल हो चुका था आयरलैंड के अंदर। इन 1840 में द वाटर मोल्ड मल्टीप्लाइड अनचेक, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वाटर मोल्ड यानी फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस वो अनचेक्ड हो गई, अनकंट्रोल्ड हो गई, बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी, बहुत तेज़ी से अपनी तादाद बढ़ाने लगी इन सेवरल रेनी कूल सीजन्स की वजह से, कूल समर की वजह से। जिस वजह से क्या हुआ, काजिंग पोटैटो ट्यूबर्स टू रॉट, जिसकी वजह से क्या था, पोटैटो ट्यूबर से मुराद, हम पोटैटो की बात करना चाह रहे हैं, पोटैटो है इससे मुराद आलू।
तो पोटैटो ट्यूबर्स इनके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से, अनचेक ग्रोथ की वजह से पोटैटो ट्यूबर्स इनकी जद में आए और वो क्या है, रॉट हो गया, वो गल सड़ गया, वो खराब हो गए सारे के सारे। कहाँ पे जी, इन फील्ड, खेतों में ही पड़े हुए। पोटैटो के बारे में, पोटैटो वर द स्टेपल ऑफ आयरिश फीजेंट डाइट। स्टेपल का मतलब होता है कसरत से इस्तेमाल होने वाली, या कसरत से ग्रो करने वाली, कसरत से पैदा होने वाली, कसरत से इस्तेमाल होने। आयरिश से मुराद आयरलैंड, फीजेंट डाइट बुनियादी खुराक, यानी कसरत से इस्तेमाल होने वाली बुनियादी खुराक थी आलू उस वक्त जब ये कहत पड़ा। तो नतीजा क्या निकला, मैनी, जाहिर सी बात है जब कसरत से इस्तेमाल होने वाली बुनियादी खुराक थी आलू, और आलू जो है वो सारे गल सड़ गए खेतों में पड़े हुए बड़े पैमाने पर, तो क्या हुआ, कहता है आलू का, और फिर मैनी पीपल्स से मुराद बहुत सारे लोग, और बहुत सारों में कितने, 2,50,000 से लेके 1 मिलियन तक या मोर देन 1 मिलियन यानी 10 लाख तक क्या हो गया, स्टार्व टू डेथ, यानी इस कहत की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो क्या हुआ, खेतों में पड़े पड़े इसकी वजह से, आने वाली बीमारी की वजह से आलू जो है वो ख़राब हो गए, आलू का कहत आया, और आलू के कहत की वजह से खुराक की कमी हुई, तो खुराक की कमी की वजह से बहुत सारे लोग, और 2,50,000 से लेके 1 मिलियन यानी 10 लाख या इससे भी ज़्यादा के करीब लोगों की डेथ हुई। दी फेमाइन प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है मजबूर होकर या मजबूर होना या आमादा होना। तो इसने क्या किया, फेमाइन ने आमादा किया बहुत सारे लोगों को, मैस माइग्रेशन फ्रॉम आयरलैंड टू यूएस लाइक कंट्रीज, यानी बहुत सारे लोगों को आमादा किया इस पैमाने ने कि वो बड़े पैमाने पर माइग्रेट करें और एक इस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क, और दूसरे मुल्क में यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स और उससे मिलते जुलते कंट्रीज थे, उधर माइग्रेशन पर मजबूर किया इस पैमाने ने। तो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जिसका ताल्लुक वाटर मोल्ड से था, इसकी वजह से ये बहुत बड़े पैमाने पर आयरलैंड के अंदर ना सिर्फ कहत आया बल्कि इंसानी, जानी और माली नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ा। बहरहाल ये था वाटर मोल्ड। वाटर मोल्ड में हमने 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो एमसीक्यू से रिलेटेड हैं, जैसा कि आयरिश पोटैटो फेमाइन किसकी वजह बनता है, एमसीक्यूज के तौर पे पता होना चाहिए, या फिर आयरिश पोटैटो फेमाइन कब आया जी, 1840 में, या फिर किसकी वजह से आया, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंट की वजह से। जबकि उससे पहले एक एमसीक्यूज फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइमोल्ड यानी प्लाज्मोडियम, ये 2 एमसीक्यूज आज के टॉपिक से। जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में रिजेम्बलेंस और डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फंगस लाइक प्रोटिस्ट में। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन स्लाइमोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें इसकी रिप्रोडक्शन की है। अक्सर और बेशतर रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन अलग से पूछा जाता है कि व्हाट यू नो अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ स्लाइम मोल्ड, या ओवरऑल नोट आ जाता है राइट एन नोट ऑन स्लाइम मोल्ड। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो वाटर मोल्ड में ज़्यादातर एमसीक्यूज के तौर पे भी और इवन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंट के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ इस पोर्शन में फाइटोफथोरा, जबकि इधर रिप्रोडक्शन के साथ साथ फीडिंग स्टेज, और यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, ये वो पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, कोई मसला हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।